अस्सलामु अलैकुम दोस्तों बरसगीर पाको हिंद में कई बहादुर और काबिल हुक्मरान गुजरे हैं, जिनमें शेर शाह सूर भी एक था। आज की तफसीली वीडियो में शेर शाह सूर की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। शेर शाह की पैदाइश सासाराम में हुई थी, जो आज के बिहार हिंदुस्तान में है। शेर शाह की तारीख पैदाइश मुतनाज़ा है। कुछ मुअर्रिखों के मुताबिक शेर शाह 1472 में पैदा हुआ था, जबकि दीगर मुअर्रिखों के मुताबिक शेर शाह 1486 में पैदा हुआ था। आपका असल नाम फरीद खान था। आपके वालिद का नाम हसन खान सूर था। आपके दादा का नाम इब्राहिम खान सूर था। शेर शाह का ताल्लुक पश्तूनों के सूर कबीले से था। सुल्तान बहलोल खान लोदी के दौर में शेर शाह के दादा इब्राहिम खान अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। सिकंदर लोदी सुल्तान बहलोल लोदी के बेटे के दौर में जूनपुर के गवर्नर जमाल खान ने शेर शाह सूर के वालिद हसन खान को बिहार में सासाराम और खवासपुर की जागीरें दी। हसन खान की कई बीवियां थीं, जिनके 8 से ज्यादा बेटे थे, जिनमें से सिर्फ निजाम खान ही शेर शाह का अपना भाई था। शेर शाह की एक सौतेली माँ उसके साथ बहुत जुल्म करती थी। हसन खान इसके बारे में कुछ करने से कासिर था। नतीजा ये निकला कि शेर शाह जमाल खान के पास चला गया। ये वजह भी थी कि शेर शाह तजर्बा हासिल करना और अपनी तालीम को वसअत देना चाहता था। तारीख शेर शाही के मुसन्निफ अब्बास खान के मुताबिक जब शेर शाह के वालिद हसन खान को पता चला कि वो जमाल खान की तरफ गया है, तो उसने जमाल खान को एक खत भेजा, जिसमें कहा गया था, फरीद खान मुझसे नाराज होकर बगैर किसी वजह के आपके पास आया है। मुझे आप पर भरोसा है, आप उसे राजी कर दे और इसे वापस भेजे। लेकिन अगर आपकी बात सुनने से इनकार कर दे तो वो वापस नहीं आएगा। मुझे यकीन है कि आप उसे अपने पास रखेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि उसे मजहबी और शाइस्ता तालीम दी जाए। जमाल खान ने शेर शाह को घर वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। शेर शाह ने कहा, अगर मेरे वालिद चाहते हैं कि मुझे सीखने के लिए तालीम दो तो इस शहर में बहुत से आलिम हैं, मैं इधर भी सब कुछ सीख सकता हो। इसके बाद शेर शाह ने जूनपुर में अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। बाद में शेर शाह की खानदान से सुलह हो गई तो उसके वालिद ने इसे खानदानी जागीर के मामलात का इंतजाम सौंपने की पेशकश की। शेर शाह ने यह पेशकश कबूल किया। शेर शाह के पास तकरीबन 21 साल तक ये चार्ज रहा। अपने वालिद की जायदाद के मैनेजर के तौर पर शेर शाह की कामयाबी किसानों और अफगान फौजियों में इसकी मकबूलियत ने इसकी सौतेली माँ और सौतेले भाइयों के दिलों में हसद पैदा किया। उनको ये लगता था कि हसन की मौत के बाद शेर शाह पूरी जायदाद ले सकता है। खानदानी झगड़ों से तंग आकर फरीद ने आगरा का रास्ता इख्तियार किया। अपने वालिद की वफात तक शेर शाह आगरा में रहे, जिसके बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी ने हसन खान की जागीरें शेर शाह को दे दिए। इसके बाद शेर शाह वापस आया और इंतज़ाम संभालना शुरू कर दिया, अपने सौतेले भाई सुलेमान से लड़ते हुए, जिसने इब्तिदाई तौर पर शेर शाह को रियासत से निकाल दिया था। बहार खान लोहानी के साथ इत्तेहाद करने के बाद वापस आया और अपनी पुरानी जागीर के साथ साथ दीगर कई ताज पर गन्नों पर भी कब्जा कर लिया। पानीपत की पहली जंग के बाद बहार खान लोहानी ने एक आज़ाद रियासत कायम की और सुल्तान मोहम्मद का लक़ब इख्तियार किया। अपनी जागीरों के लिए किसी भी खतरे को ख़त्म करने के बाद शेर शाह बहार खान के साथ आगरा गया और अप्रैल 1527 में वहां पहुंचा, जहां शेर शाह की मुलाकात मुग़ल बादशाह बाबर से हुई। शेर शाह आगरा में रहे और मुग़ल फ़ौजी तंजीम के साथ साथ उनकी इंतज़ामिया का भी मुशाहिदा किया। खान जुल्फ़िकार अली अपने किताब में सफ़ा नंबर 18 और 19 में लिखते हैं कि एक दोस्त से गुफ्तगू करते हुए शेर शाह ने कहा, अगर किस्मत ने मुझ पर एहसान किया तो मैं जल्द ही मुग़लों को हिंद से निकाल दूंगा, क्योंकि मुग़ल जंग वाहिद लड़ाई में अफ़गानों से बरतर नहीं हैं। लेकिन अफ़गानों ने अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से सल्तनत हिंद को उनके हाथ में दे दिया है। मैं चूँकि मुग़लों में रहा हूँ और उनके तर्ज अमल को जानता हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ कि उनमें कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है और उनके बादशाह फ़ख़्र पैदाइश और मकाम व मर्तबे से ज़ाती तौर पर हुकूमत नहीं करते और रियासत के तमाम मामलात और कारोबार को छोड़ देते हैं। अपने रईसों और वज़ीरों को, जिनके कौल व फ़ेल पर वो कामिल एतमाद रखते हैं, ये बुज़ुर्ग हर मामले में बदउनवान मकासद पर काम करते हैं, चाहे वो सिपाही का हो, काश्तकार का, बागी ज़मींदार का। शेर शाह की कुनियत सौरी उनके पश्तून सूर कबीले से ली गई थी। वो बाबर के बहनोई मीर शाह जमाल का दूर का रिश्तेदार था, जो हुमायूं का वफादार रहा। शेर का नाम इसको इनकी हिम्मत के लिए दिया गया। जब बिहार के गवर्नर बहार खान लोहानी पर अचानक छलांग लगाने वाले शेर को शेर शाह ने मार डाला। एक मौके पर मुग़ल शहंशाह बाबर के साथ खाना खाते हुए उन्होंने एक खाना रखा जिसे शेर शाह रिवायती तौर पर खाने के तरीक़ा से नावाकिफ़ था। चुनांचे इसने अपने खंजर से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिया।
और उन्हें अपने चम्मच में डालकर आसानी से खाने लगा। इस पर शेर शाह ने बाबर की तवज्जो हासिल की, जिसने अपने वजीर मीर खलीफा से कहा, शेर खान पर नज़र रखे, वो एक चालाक और होशियार आदमी है और उसकी पेशानी पर शाही निशानात नजर आते हैं। मैंने इससे बढ़कर बहुत से अफगान देखे हैं, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने इस शख्स को देखा मेरे जहन में ये बात आई कि उसे गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें अजमत के औसाफ पाता हूँ। ये शक करते हुए कि इसके खिलाफ साजिश हो रही है, शेर शाह ने आगरा छोड़ दिया और 1528 में अपनी जागीरों में वापस चला गया। ताहम वो खुद को गैर महफूज महसूस कर रहा था और नतीजा ये निकला कि शेर शाह ने खुद को किसी ताकतवर सरदार की हिफाजत में रखने का अज़्म किया। वो बिहार में सुल्तान महमूद के पास गए, जिनकी वो पहले ही खिदमत कर चुके थे। वहाँ शेर शाह का इस्तकबाल किया गया और इसे सुल्तान के बेटे जलाल खान का वली मुकर्रर किया। बिहार के सुल्तान मोहम्मद का इंतकाल अक्टूबर 1528 में हुआ। दो बीबी ममलुकत की रेजेंट बन गई। शेर शाह को दो बीबी के लिए नायब गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जिससे वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना शुरू कर सकते थे। उन्होंने बिहार में मुतअद्दिद इस्लाहात की क़यादत की, जैसे फ़ौज की तंजीम, और अपने पसंदीदा अफराद को आला ओहदों पर तैनात किया। इसके साथ वो हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर अफगान लीडर बन गए। शेर शाह ने गेघड़ा की जंग में हिस्सा लिया, लेकिन महमूद लोदी की मदद करने का अहद नहीं किया, जो बाबर का मद्दे मुकाबिल और हरीफ था। महमूद लोदी की शिकस्त के बाद शेर शाह ने बाबर से बैत कर ली। 1530 के आगाज में दो बीबी का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से शेर शाह को जलाल खान का रेजेंट और ममलुकत का हकीकी हुक्मरान बनने का मौका मिला। जब बिहार के सुल्तान मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी ने इक़्तिदार संभाल लिया, लेकिन शेर शाह बाद में रेजेंट और ममलुकत का हकीकी हुक्मरान बन गया। सुल्तान मोहम्मद का बेटा शेर शाह को पसंद नहीं करता था और इसे लोहानी उमरा के साथ मिलकर कत्ल करना चाहता था, इसलिए वो मदद के लिए बंगाल की तरफ भागे। इसके नतीजे में शेर शाह बिहार का वाहिद हुक्मरान बन गया, लेकिन उसने कोई आला लक़ब इख्तियार नहीं किया, बल्कि अपने आप को हज़रत आला का रूप दिया। जनूबी बिहार के आज़ाद हुक्मरान के तौर पर शेर खान की पहली बड़ी कामयाबी चनार के मशहूर किले का हुसूल था, जिसके नतीजे में इसकी शादी ताज खान की बेवा लाड मलिका से हुई थी। ताज खान इस जगह के गवर्नर थे। मलिका ने अपने शौहर को कत्ल करने वाले अपने जालिम सौतेले बेटे के चुंगल से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को शेर खान की हिफाजत में रखा था। हमें अब्बास सरवानी की गवाही से ये बात हासिल है कि इस किले को हासिल करने से शेर खान ने न सिर्फ गंगा के किनारे बिहार के एक स्ट्रेटेजिक इलाके पर कंट्रोल हासिल किया, बल्कि इसे अपनी नई मलिका से 150 इंतहाई कीमती जवाहरात, 7 मन मोती, 150 मन सोना और बहुत से दूसरे सामान और जेवरात तोहफे के तौर पर भी मिले। चनार जनूबी बिहार की सरहदी फौजी चौकी बन गई। दिसंबर 1530 में जब हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा तो मुख्तलिफ अफगान सरदार एक बार फिर मुगलों के खिलाफ सरगर्म हो गए। शेर खान ने भी थोड़ी देर के लिए खुद को उनसे जोड़ लिया था, ताहम अगस्त 1532 में दहरिये के मकाम पर हुमायूं के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। इसके बाद हुमायूं ने चनार का पहला मुहासरा किया, जो कि सितंबर से दिसंबर 1532 तक तकरीबन 4 माह तक जारी रहा। शेर खान के बेटे जलाल खान ने किला का भरपूर दिफा किया। शेर खान ने जनवरी 1533 में मुगल बादशाह से सुलह कर ली और अपने तीसरे बेटे कुतुब खान को मुगल दरबार में खिदमत करने के लिए आगरा भेज दिया। बाद में वो आगरा से फरार होकर बिहार वापस आया, जब हुमायूं मालवा और गुजरात की फतह में मसरूफ था। इसी दौरान बंगाल के मशहूर हुक्मरान नुसरत शाह का भी दिसंबर 1532 में इंतकाल हो गया। उसके बेटे और जानिशीन अलाउद्दीन फिरोज शाह को एक पुरजोश अफगान रईस ने कत्ल कर दिया, जो मई 1533 में सुल्तान गियास अल-दीन महमूद शाह के लक़ब से तख्त पर बैठा था। शेर खान के लिए यह अच्छा मौका था कि वो बागी लोहानी सरदारों और उनके नए इत्तेहादियों को ज़ेर करे। बंगाल की फ़ौज और लोहानी उमरा की अफवाज को शेर खान ने 1534 में सूरजगढ़ की जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। ये जंग शेर खान के करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई और उसके वसाइल में बेपनाह इजाफा किया। अब्बास लिखते हैं कि इस फतह के नतीजे में सारा खजाना, हाथी और तोप खाने की रेलगाड़ी शेर खान के हाथ लग गए। शेर शाह बिहार के ज़्यादातर हिस्से पर हुकूमत करने के बाद अब बंगाल पर चढ़ाई कर ली। बंगाल पर हुसैन शाही खानदान की हुकूमत थी। शेर शाह ने गुजरात के बहादुर शाह से बड़ी सब्सिडी का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी फौज को भर्ती किया, जिसमें 1200 से ज़्यादा हाथी शामिल थे।
हुमायूं के मालवा के खिलाफ अपनी मुहिम्मात से आगरा वापस आने के कुछ ही अरसा बाद शेर शाह ने अपनी बंगाल मुहिम शुरू की और पुर्तगालियों की मदद के बावजूद गियास अल दीन महमूद शाह को शिकस्त हुई। सुल्तान को 1 करोड़ 30 लाख सोने के सिक्के अदा करने और सिकरीगाली तक का इलाका देने पर मजबूर किया गया। बंगाल सल्तनत पर शेर शाह की मुहिम ने इसके हुक्मरान को हुमायूं से मदद की दरख्वास्त करने पर मजबूर किया। हुमायूं ने जुलाई 1500 में फौज को मुतहर्रिक किया और चनार की तरफ पेश कदमी की। हुमायूं नवंबर 1537 में किला पहुंचा और उसका मुहासरा कर लिया। यह मुहासरा 6 माह तक जारी रहा। इसके बाद शेर शाह ने बंगाल पर दूसरी चढ़ाई की। मार्च 1538 में रोहतास गढ़ पर कब्जा कर लिया, जिसे वो अफगान खानदानों को आबाद करने के लिए इस्तेमाल करता था। शेर शाह ने रोहतास गढ़ में अपनी फतह के बाद गोड़ का मुहासरा कर लिया, जो अप्रैल 1538 में अफगान अफवाज के हाथ लग गई। गोड़ पर अपनी फतह के बाद शेर शाह ने हुमायूं को पेशकश की कि मैं 10 लाख दिनार और साथ में बिहार में भी हथियार डाल दूंगा अगर मुझे बंगाल पर कब्जा बरकरार रखने की इजाज़त दे दो। हुमायूं बंगाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बंगाल सोने की सरजमीन, मैन्युफैक्चरर्स से मालामाल और गैर मुल्की तिजारत का मरकज़ था। मजीद ये कि बंगाल के बादशाह ने, जो ज़ख्मी हालत में हुमायूं के कैंप में पहुंचा था और ज़ख्मों की वजह से फौत हुआ था, उसने भी जोर दिया कि शेर शाह के खिलाफ मुज़ाहमत अभी भी जारी रखे। इन तमाम अवामिल की वजह से हुमायूं ने शेर खान की पेशकश को ठुकरा कर बंगाल की मुहिम का फैसला किया। हुमायूं की बंगाल की तरफ पेश कदमी पर शेर शाह ने अपनी काबिज अफवाज को सूबा खाली करने और बिहार की तरफ पीछे हटने का हुक्म दिया। एक बार जब हुमायूं ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और गोड़ में आबाद हो गए, शेर शाह मुतहर्रिक हो गए और जदीद मशरकी यूपी के मुदाखलती इलाके को इल्हाक करके आगरा से राबता मुनक़ते कर दिया और शुमाली बिहार बशमूल तिरहुत, जूनपुर और बनारस तक शेर शाह की फौजियों ने मुगल इलाके में किन्वज और कालपी तक छापे मारे। गोड़ में 3-4 माह क़याम के बाद हुमायूं ने एक छोटी सी चौकी छोड़कर आगरा वापस जाना शुरू किया। अफगानों के मुसलसल सख्त हमलों के बावजूद हुमायूं बगैर किसी संगीन नुकसान के अपनी फौज को बिक्सर के करीब चूसा वापस पहुंचाने में कामयाब हो गया। अब शेर शाह और हुमायूं के दरमियान मुआहिदा तय होने वाला था, लेकिन हुमायूं ने दरियाए करमुन्नासा के मशरकी किनारे को उबूर कर लिया और वहां मौजूद अफगान घोड़ सवारों को हमला करने की पूरी गुंजाइश फराहम की। हुमायूं ने मैदान जंग से बमुश्किल अपनी जान बचाई। बेपनाह माल गनीमत शेर खान के हाथ लग गया। तकरीबन 7000 मुगल सिपाही और कई नामवर रईस मारे गए। इस शिकस्त के बाद हुमायूं आगरा वापस आया और अपने भाई हंदाल मिर्जा की तरफ से खलल के बाद अमन बहाल किया। हुमायूं ने एक बड़ी फौज को मुतहर्रिक किया और 40,000 की फौज के साथ पेश कदमी की, जबकि शेर शाह ने 15,000 सिपाहियों को जमा किया। हुमायूं ने किन्वज में शेर शाह से मुलाकात की। मुगल फौज को शिकस्त हुई, जिसकी वजह से हुमायूं सिंध भाग गया। इस फतह के बाद शेर शाह सूर की ताजपोशी हुई। हुमायूं के शिकस्त और फरार के साथ ही शेर शाह ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। हुमायूं के फरार के बाद शेर शाह ने पंजाब में पेश कदमी करते हुए ताक़ुब जारी रखा। शेर शाह ने लाहौर की तरफ पेश कदमी की और मुगलों में खौफ व हरास फैला दिया। कामरान मिर्जा शेर शाह का सामना करने के लिए तैयार नहीं था और उसके नतीजे में काबुल की तरफ भागा। शेर शाह ने नवंबर 1540 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजों ने दर्रा खैबर तक पेश कदमी की, लेकिन अपनी सल्तनत को दरियाए सिंध से आगे नहीं बढ़ाया। शेर शाह ने फैसला किया कि वो इलाके के आज़ादी पसंद अफगानों को अपनी सल्तनत में शामिल करने की कोशिश न करे। इस तरह इसकी सल्तनत सिंध से आगे नहीं फैली। इससे पता चलता है कि उस वक्त तक बहलोल लोदी के वक्त हिंदुस्तान आने वाले ज़्यादातर अफगान हिंदुस्तानी हो चुके थे और हिंदुस्तान को अपना घर समझते थे। ताहम हिफाजती अक़दाम के तौर पर शेर शाह ने सॉल्ट रेंजेस में रहने वाले गाकड़ों को अच्छी तरह ज़ेर कर लिया और उन पर काबू पाने के लिए और हिंदुस्तान में मुग़लों की किसी भी मुमकिना मुदाखलत को रोकने के लिए रोहतास में एक नया ताकतवर किला बनाया। हुमायूं के ताक़ुब के एक हिस्से के तौर पर शेर शाह ने मुल्तान की तरफ एक फ़ौज भेजी थी और ख़ुद वहाँ पर सख्त वक्त गुजारा था। इसका मकसद सिंध के हुक्मरानों पर दबाव डालना था कि वो हुमायूं की हिमायत न करें, बल्कि इसे पकड़े। मुल्तान, जो पंजाब का एक हिस्सा समझा जाता था, शेर शाह के कब्जे में आ गया। लेकिन इस मरहले पर बालाई सिंध में दाखिल होने और हुमायूं का मजीद पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जैसा कि मुग़ल अफवाज के मुंतशिर होने के बाद हुमायूं को शेर शाह के लिए ख़तरा नहीं रहा। शेर शाह ने पंजाब में 50,000 फौज छोड़ दी और ख़ुद अपने गवर्नर को सज़ा देने के लिए बंगाल की समत रवाना हुए, जो बागी हो गया था।
शेर शाह के गवर्नर खिज़र खान ने मरहूम सुल्तान महमूद शाह की बेटी से शादी की थी और इस तरह अपनी पोजीशन मजबूत कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों को और पुख्ता कर पाता, शेर शाह गौड़ पहुंच गया और खिज़र खान को कैद कर लिया। 1542 में शेर शाह ने मालवा की तरफ अपनी मुहिम का आगाज किया। शेर शाह को हुमायूं के बैरूनी खतरे का भी सामना था, जो गुजरात में एक सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसके नतीजे में अफगान फौजियों ने सबसे पहले ग्वालियर की तरफ मार्च किया और इसे फतह किया और मालवा पर हमला कर दिया, जिस पर मालो खान की हुकूमत थी, जो बहादुर शाह की मौत के बाद 1537 में मालवा का आज़ाद हुक्मरान बन गया था। उसने बगैर किसी लड़ाई के शेर शाह के सामने हथियार डाल दिए और अपनी दार अल हुकूमत उज्जैन में उसका इस्तकबाल किया। गुजरात के बहादुर शाह की मौत के बाद पूरन मिल ने 1532 में रासना का कंट्रोल हासिल कर लिया। खित्ते में अपनी हुकूमत की बहाली के बाद उसने शहर की मुस्लिम आबादी पर बहुत जुल्म से हुकूमत किया। मौके पर जिंदा बच जाने वालों में पूरन मिल के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। शेर शाह ने यह सुनकर खुद रासना पर कब्जा हासिल करने की कोशिश की और जंग की तैयारी शुरू कर दी। अली खान अपने किताब सफ़हा 47 में लिखते हैं कि शेर शाह सूर ने इस मौके पर कहा कि मैंने गलत किया जब मैंने कहा कि मैं बंगाल की तरफ जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला मुझे इस बुखार से सेहतयाब कर दे तो मैं पूरी तेज़ी के साथ वापस आऊंगा। पूरन मिल, जिसने चंदेरी में मुसलमानों के ख़ानदानों को ग़ुलाम बनाया और उनकी बेटियों को नाच गाने वाली लड़कियां बना दी है, मैं इसे इतनी सख्त सज़ा दूंगा कि वो दूसरों के लिए इबरत होगा। तलवार की मनमानी का सहारा लेने से पहले शेर शाह ने पूरन मिल को बनारस की पेशकश की कि वो इसे रास न देगा, लेकिन पूरन मिल ने समझौता की कोई तजवीज़ सुनने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में शेर शाह ने जंग का ऐलान कर दिया। जलाल खान अफगान फौज की क़ियादत करते हुए विदिशा पहुंचा, जहां इसने फौज को शेर शाह के साथ मिला दिया। इसके बाद अफगानों ने रायसीन का मुहासरा करते हुए पेश कदमी की। शहर का मुहासरा 6 माह तक जारी रहा। यहाँ तोपखाने ने शहरों के दिफा को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से पूरन मिल ने हथियार डाल दिए और मुआहिदा करने लगे। मुआहिदा ये था, कहा कि उसे और उसके घर वालों को उनके सामान के साथ रास्ता कला से 2 मार्च के फासले पर शेर शाह की रिटायरमेंट, और ये कि आदिल खान और कुतुब खान अपने आप को वादे और कस्मों से पाबंद करेंगे कि मुझे किसी किस्म की जायदाद और किसी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं अपनी ख़वातीन और ख़ानदान के साथ कला से बाहर आऊँगा। शेर शाह और उसकी फ़ौज ने मुआहदे के मुताबिक कला से 2 मार्च का फासला वापस ले लिया। ताहम शेर शाह को फिर चंदेरी के सरदारों की बेवाओं का सामना करना पड़ा और बहुत से दूसरे लोग सड़क के किनारे शेर शाह का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने शेर शाह को पुकारा। शेर शाह ने पूछा कि ये कौन है और हुक्म दिया उसके पास लाया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस गैर इंसानी और जालिम काफिर से हर किस्म के जुल्म व सितम का शिकार हो चुके हैं। इसने हमारे शोहरों और बेटियों को गुलाम बनाकर कत्ल किया है, उनसे नाचती लड़कियां बना रखी हैं और हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, और हमारा तमाम दुनियावी सामान एक तवील अरसे से नहीं है। अगर आपने हमें इंसाफ ना दिया तो आखिरत में क़ियामत के दिन जब तमाम अव्वल व आखिर सबको इकट्ठा किया जाएगा तो हम अब पर इल्ज़ाम लगाएंगे। अली खान, जिसने अपने किताब में तकरीबन तारीख़ शेर शाही के हवाले दिए हैं, अली खान लिखते हैं कि जब शेर शाह ने अपनी आँखों से मुसलमान ख़ानदानों की तबाहशुदा बाक़ियात को देखा और इंसाफ के लिए उनकी फरियाद सुनी तो उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। शेर शाह की जबर से नफरत सबसे नुमायां थी। असद खान हिजाब की सरबराही में अफगान फौज के एक डिवीजन ने जबरी मार्च किया और अगले दिन फजर के वक्त राजपूतों को जेर कर लिया। पंद्रह 1543 में फातेह खान जाट ने मुल्तान से लाहौर और लाहौर से दिल्ली के दरमियानी रास्तों को लूट लिया था, जिसके नतीजे में शेर शाह ने हैबत खान को फातेह खान जाट ख़त्म करने का काम सौंपा। फातेह खान को फतेहपुर के करीब मिट्टी के किले में घेर लिया गया। रास्ता न मिलने की वजह से फातेह खान ने हैबत खान के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन हिंदू बलोच के मातहत फौजी दस्ते ने घेरा तंग किया और मुहासरा करने वाली फौज से अपना रास्ता काट कर दोबारा आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन हिंदी बलोच को बख्शो लानिगा ने पकड़कर हैबत खान के हवाले कर दिया। हैबत खान ने फौरी तौर पर शेर शाह को हालत बयान करने और फातेह खान, हिंदू बलोच और बख्शो लानिगा की गिरफ्तारी की इत्तला भेजी। खबर सुनते ही शेर शाह ने हैबत खान को हुक्म दिया कि फातेह खान और हिंदू बलोचों को मौत के घाट उतार दिया जाए। बख्शो लंगा और उसके बेटे को हमेशा अपने साथ रखा जाए। शेर शाह का हुक्म मिलते ही हैबत खान ने फातेह खान जाट और हिंदू बलोचों को कत्ल किया। हैबत खान ने बालाई सिंध बशमूल भक्कर और सहवन को सूर सल्तनत में शामिल कर लिया था।
मारवाड़ का हुक्मरान मालदेव जो अपनी महारत और कारोबार के बिल बोते पर एक छोटी सी पोजीशन से बड़ी ताकत और खुशहाली की बुलंदी पर पहुंचा था, अपनी चालों से खुद को शेरशाह के लिए मकरू बना चुका था। उसने हुमायूं को खुली दावत दी कि वो अपनी अफवाज भी साथ मिला ले। अली खान लिखते हैं कि शेरशाह को तबाह करना उसके लिए नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। शेरशाह ने उसके साथ आर्जी तौर पर उस वक्त तक बातचीत की जब तक कि वो पूरन मिल के साथ कामयाबी से निपटा ना गया। 1543 के अवाइल में शेरशाह ने आगरा से 80,000 गोड़ोहे की फौज और तोपखाने के साथ पेश कदमी की और जोधपुर और अजमेर के दरमियानी रास्ते जीतरन में डेरा डाला। मालदेव के पास 50,000 की फौज थी, लेकिन राजपूतों के पास तोपखाने की कमी थी। अपने मामूल के मुताबिक शेरशाह ने अपने तोपखाने समेत अपनी पोजीशन की हिफाजत के लिए अपने कैंप के इर्द गिर्द खंदकें खोदे थे। मालदेव के लिए अच्छी तरह से कलाबंद अफगान कैंप पर हमला करना खुदकुशी था। 1 महीने तक एक दूसरे का सामना करने के बाद ऐसा लगता था कि राव मालदेव जोधपुर और सिवाना में पीछे हटना चाहते थे, जहां वो बेहतर दिफा तैयार कर सकते थे, लेकिन यह मालदेव के सरदारों को पसंद नहीं था। यहां तक कि एक हिकमत अमली को भी बेइज्जती समझते थे। शेरशाह के जाली खतूत ने मालदेव के जहन में उसके कुछ सरदारों की वफादारी के बारे में शकूक व शुबहात को जन्म दिया, जिससे राजपूत कैंप में इख्तिलाफ पैदा हुआ, जिसका फायदा शेरशाह ने उठाया जब मालदेव अपनी बड़ी फौज के साथ पीछे चला गया। इसके बाद मालदेव के जर्नेलों जीता और कोम्पा ने चंद हजार आदमियों के साथ अफगानों के खिलाफ जंग लड़ी। समील की जंग में शेरशाह फतहयाब हुआ। इस फतह के बाद शेरशाह के जनरल खवास खान ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया और अजमेर से लेकर मरवाड़ तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। मुसलसधाती निज़ाम जो मुग़ल सिक्कों की खुसूसियत के लिए आया था, इसे शेरशाह ने मुतारफ़ कराया था, जबकि रुपया की इस्तिलाह पहले किसी भी चांदी के सिक्के के लिए आम इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसके दौर में रुपया की इस्तिलाह 178 अनाज के मियारी वज़न वाले चांदी के सिक्के के नाम के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। आज हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशेल्स और श्रीलंका में कौमी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। 169 दाने वजनी मोहर कहलाने वाले सोने के सिक्के और पैसा नामी तांबे के सिक्के भी शेरशाह के दौर हुकूमत में बनाए गए थे। माहिरीन शुमारियात गोरोन और गवीनका के मुताबिक 1538 के सिक्कों से ये वाज़ेह होता है कि शेरशाह ने फरीद अल-दीन शेरशाह का शाही लक़ब इख्तियार किया था और जंग से पहले अपने नाम पर सिक्के बनाए थे। शेरशाह ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर नौ और जदीद कारी का जिम्मेदार था, जो कि एक बड़ी शरियान है जो जदीद बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जाती है। कारवानसराय और मसाजिद तामीर की गई थी और मुसाफिरों को साया फराहम करने के लिए सड़क के दोनों तरफ पूरे हिस्से में दरख्त लगाए गए थे। ख़ास तौर पर मगरबी हिस्से के साथ कुनवे भी खोदे गए थे। शेरशाह ने डाक का एक मुअस्सर निज़ाम भी कायम किया था, जिसमें डाक घड़सवारों के रीले के जरिए पहुंचाई जाती थी। सूर सल्तनत कई ज़ैली तक़स्मों पर मुश्तमिल थी, जिसे अक्तास कहा जाता है। उनमें से कुछ सूबों पर फौजी गवर्नरों की हुकूमत थी, जैसे हैबत खान जो पंजाब पर हुकूमत करते थे। हैबत खान के पास 30,000 से ज़्यादा आदमियों का कंट्रोल था और वो अपने ही सिपाहियों को जागीरें देने के काबिल था। खवास खान एक फौजी गवर्नर था जिसने राजस्थान पर हुकूमत की थी और 20,000 से ज़्यादा आदमियों को जमा किया था। अक्तास के सरबराह को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, जैसे कि हकीम, फौजदार, मोमिन। अक्तास के उन सरबराहों में से हर एक के पास फौज का एक दस्ता था जो आमतौर पर 5,000 से कम होते थे। इन सरबराहों की जिम्मेदारी उन ज़ैली तक़स्मों में नज़्म व ज़ब्त कायम करना थी जिन्हें वो कंट्रोल करते थे। अक्तास को इज़ला में तकसीम किया गया, जिनका नाम सरकार रखा गया। सरकार के 2 आला अफसर थे, शेकदार और मुंसिफ। शेकदार को सियोल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वो खुद अपने इज़ला में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 200 से 300 सिपाही भेज सकते थे। एक शेकदार का मुंसिफ महसूल वसूल करने और सियोल इंसाफ का जिम्मेदार था। चीफ शेकदार अक्सर फौजदारी इंसाफ के मुकदमात निपटाते थे। शेकदार भी बदले में 2-3 परगनों में बट गए। एक परगना एक मुतदिल साइज का शहर और आसपास के गांव था। हर परगना में एक शेकदार, मुंसिफ और एक खजांची हुआ करता था जो फूलदार के लक़ब से जाना जाता था। शेकदार एक फौजी अफसर था जो सरकार के चीफ शेकदार की बराह रास्त निगरानी में परगना का चार्ज संभालता था। परगना में अमन व अमान बरकरार रखना और ज़मीन की पैमाइश, काश्तकारों के मिल्कियती हुकूक के तस्फिया और ज़मीनी महसूल की वसूली के काम में मुंसिफ की मदद करना इसकी जिम्मेदारी थी। मुंसिफ ने सरकार के चीफ मुंसिफ की निगरानी में काम किया और सियोल जस्टिस का इंतज़ाम भी किया।
कभी कभी मुंसिफ को अमीन सिर्फ अमीर के तौर पर मुखातिब किया जाता था, जो रियासत के आला अफसरान के लिए एक आम मफहूम था। एक गांव रियासत की सबसे निचली और अब तक की सबसे मुस्तहकम इंतज़ामी इकाई थी। शेर शाह ने देहातों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने के वक्त के मुअज़्ज़ज़ रिवाज को कबूल किया जो उनकी अपनी पंचायतों के ज़ेर इंतज़ाम थे। पंचायती राज को ज़मीन का कानून समझा जाता था और शेर शाह ने इसे कानूनी तौर पर तस्लीम किया था। हर पंचायत गांव के बुजुर्गों पर मुश्तमिल थी जो अपने लोगों के मुफादात का ख्याल रखते थे और इंसाफ का इंतज़ाम करते थे और नादहिंगान को जगह या बरादरी के रिवायती रस्म व रिवाज के मुताबिक सजाएं देते थे। शेर शाह की मजहबी पॉलिसी मौरखीन में ज़ेर बहस है। डॉक्टर कानूंगो कहते हैं कि शेर शाह ने हिंदुओं के तई मजहबी रवादारी को बरकरार रखा। राम शर्मा का कहना है कि शेर शाह सौरी अपने अकीदे के लिए बहुत ज़्यादा वक्फ थे, हमेशा पाँचों नमाजें अदा करते थे और दूसरे मौक़ों पर दावा किया कि राजपूतों के खिलाफ शेर शाह की जंगें एक जिहाद थी। पूरन मिल के खिलाफ जंग को जिहाद के तौर पर बयान किया गया और मालदीव के साथ इसके सलूक को मजहबी अदम बर्दाश्त की अलामत करार दिया गया। ताहम वो हमेशा हिंदुओं के साथ रवादार रहे और उनके खिलाफ कोई रंजिश नहीं रखते थे। श्रीवास्तव के मुताबिक शेर शाह के तवाज़ुन ने अपने साथी मुसलमानों को हिंदुओं के साथ नरम सलूक से मुतमईन कर दिया। शेर शाह की तशखीस शदा पॉलिसी ये देखी गई कि इस्लाम को उन सरजमीनों पर बालादस्ती हासिल करनी चाहिए जो उसने फतह की थी, लेकिन हिंदूमत को बेघर करने के लिए नहीं। मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के बाद शेर शाह ने मुल्क के हर हिस्से से अफगान फौजियों को बुलाया और उन्हें फौज में आला ओहदे दिए। उन्होंने फौजियों की भर्ती में बहुत ज़ाती दिलचस्पी ली। बहुत से मामलात में शेर शाह ने खुद फौजियों की तनख्वाही मुकर्रर की। शेर शाह ने दाग और चेहरा निज़ाम को दोबारा मुतारफ़ कराया था। दाग का गोड़ोहे की ब्रांडिंग करना था और चेहरा का मतलब था कि सिपाहियों की वजाहती फहरिस्तों की तैयारी को दोबारा मुतारफ़ कराना। शेर शाह ने अपनी फ़ौज को भी कई हिस्सों में तकसीम किया। डिवीज़न एक कमांडर के मातहत होता था जो फौजियों के नज़्म व ज़ब्त पर कड़ी निगरानी रखता था। शेर शाह पश्तो को दोस्ती की अलामत भी समझते थे और उन अफगानों को ज़्यादा तनख्वाही देते थे जो उसकी फ़ौज में पश्तो बोल सकते थे। 1540 में शेर शाह की फ़ौज में 1,50,000 घोड़सवार, 25,000 प्यादा और 5,000 जंगी हाथी शामिल थे। शेर शाह सौरी का शुमार अब तक के सबसे ज़्यादा हुनरमंद अफगान जर्नलों में होता है। शेर शाह सौरी जिस चीज़ के लिए मशहूर थे इनमें से एक इंसाफ देना था। यहाँ तक कि शेर शाह अपने रिश्तेदारों को भी ना बख्शता। अदालतें काजियों के हाथ में थी जिनमें शेर शाह के साथ साथ दीवानी मुकदमात की समाअत होती थी। हिंदू अपने तनाज़ात पंचायत असेंबलियों में तय करते थे, जबकि फौजदारी मुकदमात में किसी को भी सल्तनत के कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं था। सल्तनत का फौजदारी कानून इंतहाई सख्त था और ऐसा इसलिए किया जाता था कि इसके असरात के खौफ से दूसरों को जुर्म करने से रोका जाए। शेर शाह ने सरकारी अफसरान समेत आला ओहदों पर फाइज लोगों को सख्त सजाएं दी थी। शेर शाह की शोहरत में इजाफा हुआ क्योंकि वो एक मजबूत और मुनसिफ हुक्मरान के तौर पर जाना जाता था। यहाँ तक कि ताजिर डाकुओं के हरासा किए जाने के खौफ के बगैर सहराओं में सफ़र कर सकते थे और सो सकते थे। शेर शाह के सिपाहियों ने पुलिस के तौर पर काम किया। उन सिपाहियों की ड्यूटी चोरों और डाकुओं को तलाश करना थी। शेर शाह ने खुद जिम्मेदारी की इस्लाह भी नाफिज की। ये जिम्मेदारों को तफवीज़ किया गया था कि वो मुख्तलिफ मुकदमात के मुजरिमों को तलाश करें, जैसे कि कत्ल। ऐसा ना हो कि अहलकार खुद जिम्मेदार ठहरें और उन्हें फांसी दे दी जाए। इन इस्लाहात के नतीजे में मुअर्रिखीन उसकी तासीर की तारीफ करते हैं। शेर शाह ने कई यादगारें तामीर की जिनमें क़िला रोहतास, जो अब पाकिस्तान में यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है, बिहार के क़िला रोहतास गढ़ में बहुत से ढांचे, पटना में शेर शाह सौरी मस्जिद, दिल्ली के पुराना क़िला इहाते के अंदर वाक़े क़िला कोहना मस्जिद और शेर मंडल। पुराना क़िला इहाते के अंदर एक ऑक्टोनल इमारत ऑक्टोन इमारत है जिसे बाद में हुमायूं की लाइब्रेरी के तौर पर काम किया। शेर शाह ने 1545 में मौजूदा पाकिस्तान में एक नया शहर भेरा तामीर किया जिसके अंदर एक अजीम अलशान मस्जिद भी उनके नाम से मंसूब है। शेर शाह सौरी का मकबरा अपनी अजमत और वक़ार की वजह से हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत यादगारों में से एक है। यहाँ तक कि कुन्नगहम उसे ताज महल पर तरजीह देने पर माइल था।
सल्तनत को मुस्तहकम करते हुए अपनी इस्लाहात की वसत के दरमियान शेर शाह ने सूबों की सरहदों पर आयद टैक्सों को ख़त्म कर दिया। उसकी वजह यह थी कि शेर शाह हिंदुस्तान भर में तिजारत को फ़रोग़ देना चाहता था और सिर्फ 2 महसूल बाकी रह गए थे। उनके साथ मुल्क में सामान लाने पर था और दूसरा जब सामान फ़रोख्त होता था। इसके नतीजे में कस्टम को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था। पंद्रह 1544 में शेर शाह ने मारोड़ को फतह करने के बाद कालिंजर का मुहासरा कर लिया। मुहासरे की कार्रवाइयां जारी थी कि अचानक एक बारूद के धमाके से जख्मी हो गया। शेर शाह 2 दिन तक होश में था। कालिंजर की फतह की खुशखबरी सुनने के बाद शेर शाह की मौत हुई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर शेर शाह मजीद 20 साल जिंदा रहते तो क्या पूरे हिंदुस्तान को फतह कर पाते?